टिक न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका टिक न्यूज की खास पेशकश आज की बात में। और आज की बात में हम न्यूज स्टूडियो में यहां पर मौजूद हैं न्यूज़ रूम में, और हम अपने साथियों से ये बात करेंगे कि मैनपुरी सीट पर जहां कयास लगाया जा रहा था कि डिंपल यादव को सपा ने उतारा है तो अपर्णा यादव का नाम सामने आएगा। ये कहा जा रहा था कि बीजेपी पार्टी का एक प्लान रहता है कि कैसे विपक्ष को कमज़ोर किया जाए, कैसे परिवार को परिवार से लड़वाया जाए और सिर्फ एक ही पार्टी मौजूद रहे, वो है बीजेपी पार्टी। लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही तस्वीर देखने को मिली। तस्वीर कुछ ऐसी देखने को मिली कि यहाँ पर अपर्णा यादव पीछे हटती हैं और अपर्णा यादव के जगह एक नया नाम सामने आता है, रघुराज शाक्य। शायद आपने ये नाम भी पहली बार सुना होगा। रघुराज शाक्य राजनीति में इतने पहले नहीं रहे हैं और इतनी उनकी जड़ें मजबूत नहीं हुई हैं, लेकिन रघुराज शाक्य को कहा जाता है कि वो मैनपुरी की राजनीति को समझते हैं, एक शाक्य वोट बैंक को वो समझते हैं। और यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि जहाँ दो तस्वीरें समीकरण की बात करें कि जहाँ 6.5 लाख M22 समीकरण के वोट बैंक है, वहीं शाक्य ब्राह्मणों और अन्य जातियों को लोगों को वोट बैंक को मिलाया जाए तो लगभग 5.5 लाख वोट हो जाता है। तो यहाँ पर बीजेपी की ये चाल रही है कि 5.5 लाख वोट तो मुझे ये मिल जाएंगे, साथ में सपा की सेंधमारी करके कुछ वोट और हासिल कर लेंगे और यहाँ पर मैनपुरी सीट पर एक नया इतिहास लिखेगा बीजेपी और शाक्य यहाँ के उम्मीदवार के तौर पर जीतेंगे। लेकिन ये कुछ आसान बात नहीं है। लगातार आपने देखा कि 1969 के बाद से 1996, 2007, 2022 तमाम हम अगर सनों की बात करें यहाँ पर, तो जिस तरीके से बीजेपी गढ़ की बात करती है इसी तरीके से सपा का ये गढ़ रहा है। और लगातार यहाँ पर जीत चाहे तेज प्रताप सिंह यादव की हो, चाहे फिर यहाँ पर मुलायम सिंह यादव की हो, यहाँ पर धर्मेंद्र की हो, किसी के भी नेता की बात कर लो, यहाँ पर कहीं ना कहीं जीत जो दर्ज की है वो सपा पार्टी ने की है, यादव परिवार ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि रघुराज अब सामने आ चुके हैं। रघुराज के सामने के आने के बाद डिंपल यादव को क्या चुनौतियाँ बढ़ जाएंगी? क्या मैनपुरी की जनता डिंपल यादव को वैसे ही पसंद करेंगी जैसी मुलायम सिंह यादव को पसंद करती थी? आज हम हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ नेहा, इनसे पूछना चाहेंगे। नेहा, आप देख रहे हैं कि रघुराज का एक नाम शाक्य का सामने आया है। पहले ममतेज शाक्य का नाम सामने आ रहा था, रघुराज शाक्य का नाम अब फाइनल हो चुका है। आप किस तरीके से देख रही हैं कि डिंपल यादव को यहाँ पर क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, डिंपल यादव के लिए चुनौती तो बहुत बड़ी इस वक्त खड़ी हो गई है, क्योंकि देखिए भाजपा की तरफ से पहले अपर्णा यादव का जिक्र हो रहा था कि अपर्णा यादव को यहाँ उतारा जा सकता है, लेकिन अपर्णा यादव को साइड में रखकर अब यहाँ रघुराज शाक्य को उतारने का जो पीछे का मकसद है भाजपा का, साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर धर्म की राजनीति की बात हो रही है। क्योंकि देखिए मैनपुरी में यादव का भी वोट बैंक बहुत ज़्यादा है और शाक्य का भी वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, और इसी को सोच समझ कर रखते हुए भाजपा ने यहाँ शाक्य को उतारा है ताकि उनको ज़्यादा फायदा यहाँ पर मिल सके। रही डिंपल यादव की बात, देखिए डिंपल यादव राजनीति से जुड़ी थी पर इतना भी नहीं जुड़ी थी, और यहाँ समाजवादी पार्टी ने अगर उनको उतारा है तो काफ़ी कुछ सोच समझ कर उतारा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का एक ये टेस्ट है नेताजी के जाने के बाद, अगर वो मैनपुरी सीट को जीतते हैं तो वो इस टेस्ट में पास हो जाएंगे, अगर नहीं जीतते हैं तो वो फेल होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर नेहा ने साफ तौर पर बताया कि ये समाजवादी पार्टी का टेस्ट है। मतलब सच में ये एक एग्जाम इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि डिंपल यादव का नाम सामने आया। पिछले 3-4 सालों में देखा गया है कि डिंपल यादव राजनीति में कहीं मजबूत नजर नहीं आई, कोई रैली नहीं की, इसके साथ कहीं पर भी उन्होंने जन संबोधन नहीं किया, जनसंपर्क नहीं किया, और डिंपल यादव का नाम सामने आ जाता है। आजमगढ़ में आपने देखा होगा क्या हुआ, बीजेपी जीती। अब कन्नौज की बात कर लें तो कन्नौज में भी डिंपल यादव हारी थी, बीजेपी ने अपनी बढ़त हासिल की थी। अगर हम 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों के चुनाव की बात करें तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने बढ़त हासिल की थी। अगर प्री बोर्ड एक उपचुनाव के तौर पर करवाया गया था तो इस प्री बोर्ड में कहीं ना कहीं बीजेपी ने जीत हासिल की और बीजेपी ने अपनी हमेशा आगे रही। लेकिन देखना यहाँ पर ये होगा कि जहाँ पर कहा जाता है कि बीजेपी ने इतिहास दर्ज किया है, ये कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा इतिहास बनाती है, लेकिन मैनपुरी सीट पर जो इतिहास बना हुआ है क्या उस इतिहास को डिंपल कायम रख पाएंगी? क्योंकि यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि आप कन्नौज हार गई, आपके बड़े बड़े उपचुनावों में आप हार गई, आजमगढ़ आपके हाथ से चला गया, सपा के हाथ से, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि डिंपल यादव कैसे मजबूत रहेंगे और क्या चुनौती रहेगी। हमारे साथ राहुल मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे कि आपने देखा होगा राहुल, कन्नौज की सीट से डिंपल यादव हारी थी। इसके बाद अभी 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों पर जब उपचुनाव हुए तो यहाँ पर भी सपा का सुपड़ा साफ दिखा, बीजेपी की बढ़त हासिल हुई, एक इतिहास कायम रखा सपा ने। 1969 के बाद लगातार
लगातार 2006 की बात करें, 5 की बात करें, 22 की बात करें, 1996 की हम बात कर लें तो सपा ने जीत हासिल की। लेकिन अब वो चेहरा नहीं है, मुलायम सिंह यादव का चेहरा नहीं है, अब चेहरा यहाँ पर डिम्पल यादव का है। तो क्या चुनौतियाँ उनको आ सकती है, क्योंकि सामने खड़े हैं रघुराज साक। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि डिम्पल यादव के सामने चुनौतियां ये भी रहेंगी कि जो अन्य वोटर, देखिए यादवों में उनका बड़ा दबदबा है, ये तो हम मान रहे हैं, यादवों का समाजवादी पार्टी से रिश्ता रहा, हम ये मान रहे हैं, लेकिन शाक्य समुदाय, ब्राह्मण समुदाय, मुसलमान समुदाय भाई, और जो ओबीसी वर्ग के समुदाय हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय, उसका वोट कैसे लाया जाए भाई? अकेले यादवों के दम पर तो आप वोट नहीं जीत जाएंगे ना। अकेले यादवों के दम पर तो जो है आप अपनी जीत का दावा नहीं कर सकते, आपके साथ और भी वोटर जुड़ेंगे तो ही तो जीत होगी। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि भाजपा ने सबसे पहले उन्हें पता था कि भाई यहाँ पर यादवों के बाद दूसरा जो समीकरण है जनसंख्या के हिसाब से वो शाक्य समुदाय का, तो उन्होंने ये कार्ड खेल दिया। रही बात चाहे मुस्लिमों की रही या फिर ब्राह्मण की रही या अन्य पिछड़ा वर्ग की रही, तो बीजेपी में उनके पास बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट नेता हैं जिनको वो प्रचार प्रसार के लिए वहां पर उतार सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाजपा पूरे जातिगत कार्ड में यहां पर फंसा ले जाएगी समाजवादी पार्टी को, और जैसे कन्नौज जैसी सीटों पर डिम्पल यादव की हार हुई है, वैसी ही हार इनकी यहां पर भी। आप साक को कैसे देखते हैं? रघुराज साक एक नया चेहरा सामने आ रहा है, पहले ऐसा चेहरा नहीं देखा गया है। आप कैसे देखते हैं रघुराज साक को? क्या मैनपुरी सीट पर इस बार वो अपनी जीत हासिल कर पाएंगे, और उनके सामने क्या चुनौतियां रहेंगी? देखिए, बीजेपी को समझ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनके पास ऐसे ऐसे चाणक्य नीति के लोग बैठे हैं, जहां तक आप सोचेंगे उससे 4 कदम आगे वो सोच के काम कर चुके होंगे। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, जब विधानसभा चुनाव हुआ था उस वक्त चर्चा बहुत नामों को लेकर हो रही थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दीजिएगा। भाई, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अगर हम बात करें, जहां विपक्ष उलझा हुआ था, सत्ता पक्ष उलझा हुआ था, लेकिन रामनाथ कोविंद जैसे कैंडिडेट को, द्रौपदी जैसे कैंडिडेट को खड़ा करके बीजेपी ने चारों खाने चित कर दे। देखिए, ये भाजपा है भाई, विपक्ष चाहे जितनी ताकत लगा ले, लेकिन जितनी बड़ी ये लोग रणनीति बनाते हैं बीजेपी, शायद इनकी रणनीति को भेद पाना बहुत मुश्किल है। और जिस तरह से, देखिए, मैं अगर बात करूं, डिम्पल यादव भले ही अपनी जीत की बात कर रही हूं या समाजवादी पार्टी उनकी जीत की बात कर रही हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार कांटे का और टक्कर का मुकाबला जरूर देखने को मिल सकता है, और कहीं ना कहीं रघुराज शाक्य जैसे नेता डिम्पल पर भारी पड़ेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी को भेद पाना मुश्किल की बात है, और इस साफ तौर पर कहा है कि बड़े बड़े चाणक्य बैठे हैं, जहाँ तक हम सोचते हैं वहाँ तक वो पहले सोच लेते हैं, और एक ऐसे चेहरे के साथ खेल जाते हैं जिसकी उम्मीद नहीं कर सकते। साफ तौर पर राहुल ने आपको बताया कि द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद, और देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर खेल गए। हमारे साथ यहाँ पर क्रांति, उनसे सवाल लेंगे कि स्टार प्रचारक की सूची में आप सपा की तरफ किसको देखते? देखिए, शिवपाल चाचा का मन था कि वो वहां से उतरे, लेकिन वो आजकल प्रसपा के गुणगान कर रहे हैं। वहीं देखा जाए कि तेज प्रताप सिंह वहां से सांसद रहे हैं, थोड़ी दूरियां बना रहे हैं। भले ही प्रतीक यादव ने ये कहा कि भैया का जो निर्णय होगा सर्वमान्य होगा, लेकिन मैनपुरी के स्टार प्रचारक के तौर पर आप किसको देख रही हैं यहाँ पर? देखिए, अगर समाजवादी पार्टी की आप पूछ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी के अगर स्टार प्रचारक की मैं बात करूँ तो यहाँ पर शिवपाल यादव मुझे पहले नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव खुद भी इस जगह से बहुत सारा प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा मैं बात करूँ तो तेज प्रताप यादव, भले ही वो थोड़े से अब इस वक्त गुस्से में ज़रूर होंगे, लेकिन वो अपने भाभी का इस वक्त जो है समर्थन करते हुए ज़रूर नजर आएंगे। तो हम कह सकते हैं क्योंकि उन्हें मुलायम सिंह यादव की विरासत को बचाना है, ना कि अभी चेहरे को लेकर के लड़ते हुए दिखना है। देखिए, इसी को देखते हुए शिवपाल यादव ने भी अभी वापसी की है, तो जाहिर सी बात है कि यादव परिवार के लिए सीट बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से वो अपना झगड़ा इसके ऊपर नहीं आने देना चाहते। तो मुझे लगता है स्टार प्रचारक की सूची में जो है इस वक्त कोई बाहरी लोगों के चेहरे जो है वो कम दिखाई देंगे, यादव परिवार के लोगों के ही चेहरे होंगे। देखिए, साफ तौर पर इन्होंने कहा कि मैं जहां एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा था कि शिवपाल चाचा प्रसपा के गुणगान गा रहे हैं, तो क्रांति ने साफ तौर पर कहा कि शिवपाल चाचा सबसे पहले नंबर पे आ सकते हैं और यहाँ पर चुनाव प्रचार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखना होगा कि शिवपाल चाचा इस चुनाव प्रचार में आते हैं कि नहीं। यहाँ पर यह भी सवाल खड़ा हो रहा है कि डिम्पल यादव, जो राहुल ने बताया कि चुनौती तो है, और रघुराज शाक्य कोई छोटा नाम नहीं है, रघुराज शाक्य के नाम पर अगर खेला है तो कुछ बड़ा देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि डिम्पल यादव इन चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे? क्या डिम्पल यादव यहाँ पर मुलायम सिंह यादव की छवि और इज्जत को बचा पाएंगे? ये सवाल बना हुआ है। हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप इस बार मैनपुरी सीट पर किसको देख रहे हैं, कौन इस सीट को जीत रहा है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए टिक न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।